गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा कैपिटल बजटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बिजनेस 3 तरीके के डिसीजन लेता है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बिजनेस 3 तरीके के डिसीजन लेता है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि बिजनेस ने जो भी फंड्स बाहर से लिया है उस पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाना है, कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बिजनेस ने लगाना है। तो डिसीजन क्या कहलाता है? हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। इसी डिसीजन को कहते हैं हम कैपिटल बजटिंग, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारा कैपिटल बजटिंग के अंदर। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हम ये पढ़ेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, कि बिजनेस इक्विटी से कितना पैसा ले रहा है, बिजनेस प्रेफरेंस से कितना ले रहा है, बिजनेस डिवेंचर से कितना पैसा ले रहा है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को बिजनेस किस तरीके से प्रोक्यूर कर रहा है, मार्केट से किस तरीके से, कितनी एफिशिएंटली तरीके से बिजनेस मार्केट से पैसा ले रहा है, वो क्या कहलाता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कौन से डिसीजन में होता है? हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होता है। फंड्स को हम प्रोक्यूर करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन से और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन में। डिविडेंड डिसीजन, बिजनेस ने अब जो भी मार्केट से पैसा लिया उसके बदले में पब्लिक को बिजनेस को पे करना पड़ता है कुछ ना कुछ, और वो क्या कहलाता है? डिविडेंड। अगर डिबेंचर से पैसा लिया तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर शेयर होल्डर से पैसा लिया तो कंपनी को इन्हें क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। तो आज हम जो चैप्टर बात कर रहे हैं हमारा कैपिटल बजटिंग, हमें देखना है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कैपिटल बजटिंग, देखो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो डिसीजन लेते थे वो हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेते थे, विद इन 1 ईयर के लिए लेते थे। लेकिन कैपिटल बजटिंग में जो डिसीजन होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, कि लॉन्ग टर्म पीरियड्स में हम अपनी एसेट्स को हम अपने पैसों को किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बिजनेस ने अगर मार्केट से पैसा लिया तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए ही लिया है। तो उसका डिसीजन कि कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करना है, कौन सी एसेट में हमें इन्वेस्ट नहीं करना, वो डिसीजन ही हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। हम सिंपल से एक लाइन में इसको क्लैरिफाई करेंगे। पहला है डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी हम इसके अंदर क्या डिसीजन लेते हैं? देखो सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी चाहिए, इसमें हम क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? मनी, जो हमारे पास पॉकेट में पैसा है जो हमने मार्केट से ले रखा है, वो कैपिटल है। इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल में लिया जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है, ये लंबे समय के लिए पैसा इन एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया गया, तो इसका डिसीजन लिया जाता है कि आपके पास ऑप्शन है, 4 तरीके के एसेट है, आपको किस एसेट को परचेज करना है, किस ऑप्शन को एक्सेप्ट करना है, किस ऑप्शन को रिजेक्ट करना है, क्या चारों आपको एसेट्स परचेज करनी है, क्या 4 में से कोई 2 खरीदनी है, 4 में से 1 खरीदनी है। तो इस तरीके का डिसीजन हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। तो एक सिंपल सा मीनिंग है डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर अपनी कैपिटल को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा किस एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, ये क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास पॉकेट में 10 लाख रुपीज़ है, आपके पास पॉकेट में 10 लाख रुपीज़ है, वो क्या है? एक तरीके से कैपिटल आपने मार्केट से कहीं ना कहीं से लिया है। अब पॉकेट में पड़े पड़े वो पैसे तो नहीं बढ़ेंगे ना, आपने डिसीजन लिया कि आपने इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन हुआ कि आपने इन्वेस्ट करना है इन पैसों को कहीं। अब फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इन पैसों को, ये तो डिसीजन ले लिया कि आपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है? क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने इन पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। सब देखने के बाद आपने डिसीजन लिया कि आपने क्या खरीदना है? एक न्यू कार परचेज करनी है, बाय अ न्यू कार। आपने डिसीजन लिया, वो आपको क्या करना है? एक नई कार परचेज करनी है।
तो अब कार देखो, अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में ही बात कर रहे हैं ये कि अगर हम घर पे कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम इस पर्पज़ से खरीदते हैं कि हम इसे लंबे समय तक यूज़ करेंगे। ये डिसीज़न सब सारी चीज़ों को देखने के बाद इस तरीके का डिसीज़न लिया जाता है कि क्योंकि ये काफ़ी बड़ी पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो सभी प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ही हम क्या करते हैं, कार को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी हमें कार परचेज़ करनी है। तो बिज़नेस ने डिसीज़न लिया कि बिज़नेस को एक नई कार खरीदनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक नई कार खरीदनी है, तो वो कार क्या होगी, हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी कार हमें खरीदनी है, कौन सी कार हमें लेनी है। तो नेक्स्ट डिसीजन बिजनेस कौन सा लेता है कि बिजनेस को कौन सी कार लेनी है। बिजनेस ने डिसाइड किया या तो सीडैन में से लेंगे या हैचबैक में से लेंगे। अब सीडैन में भी मारुति की लेंगे या होंडा की लेंगे, हैचबैक में भी हुंडई की लेंगे या मारुति की लेंगे। तो अब बिजनेस कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करता है, कौन सा रिजेक्ट करता है। देखो, कार तो एक ही लेनी है तो सीडैन की लेंगे, हैचबैक की लेंगे। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया कि सीडैन की लेंगे। अब सीडैन में भी मारुति की लेंगे या होंडा की लेंगे। इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद, कार की लाइफ देखने के बाद, अपनी रिक्वायरमेंट देखने के बाद हम क्या करते हैं, इसका सिलेक्शन करते हैं। तो बिज़नेस क्या करता है, ये डिसीजन बड़ा जुडिशियली लेता है, बड़ा लॉजिकली लेता है, क्योंकि इसके अंदर बिज़नेस के बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर बिज़नेस के। तो बिज़नेस जो डिसीजन लेता है ये बड़ा जुडिशियली लेता है, लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ये डिसीजन क्या होता है, इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। एक बार आपने ये डिसीजन ले लिया तो इस डिसीजन को हम चेंज नहीं कर सकते। हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस तरीके के एग्जाम्पल को ले सकते हैं। ये तो हमने किया कि हमने एक कार का एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होता है। तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहलाता है। तो इससे हमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है वो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड है, लॉन्ग अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होता है। अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो हम उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, यानी रिस्की होता है। और डिसीजन लेने से पहले बिजनेस अच्छे से सारे पहलुओं को देखता है, उसके बाद ही बिजनेस क्या करता है, ये डिसीजन लेता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12th पास कर ली, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर ली। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन करते करते आप पार्ट टाइम कहीं जॉब करते थे और आपने अपने पास 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब ग्रेजुएशन करने के बाद एक ऑप्शन तो यह कि बिजनेस लाइन में चले जाओ, इस 5 लाख को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, या फिर आपने फर्दर स्टडी का प्लान कर रखा है। अब बीकॉम करने के बाद या तो आप सीए कर रहे हो या फिर आप एमबीए कर रहे हो। बीकॉम करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद या तो आप सीए कर रहे हो या फिर आप एमबीए या एमकॉम कर रहे हो। अगर आपने सीए में एंट्री कर ली तो डिसीजन क्या, आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन है। एक बार आपने एंट्री कर ली तो आपको सीए करके ही बाहर निकलना होगा। तो आपने जो इसमें जो पैसा लगाया, ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया, तो ये क्या कहलाती है, आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाती है। यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी सीए के अंदर, ये आपका डिसीजन क्या है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है। और वही डिसीजन क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहलाता है। या फिर अगर आप एमबीए कर लेते हो, एमबीए में एंट्री कर लेते हो, तो सेम यही डिसीजन क्या कहलाता है, हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन कहलाता है। और इसी डिसीजन को कहते हैं हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं। तो सिंपल से मीनिंग में हमने क्लैरिफाई करा कि जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है ये हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। एक बार डिसीजन ले लिया, इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। अब हम इसके इम्पैक्ट पढ़ते हैं। अब बिजनेस, ये तो हमने अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल लिया, बिजनेस कैसी इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस प्लांट एंड मशीनरी में, लैंड एंड बिल्डिंग में, किसी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी और कंपनी में, इस तरीके से बिजनेस क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है एसेट्स के अंदर। अब इसका इम्पैक्ट क्या है बिजनेस के ऊपर। फर्स्ट है इफेक्ट ग्रोथ एंड लाइफ ऑफ द बिजनेस। अब आपने अच्छी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है, अच्छी बिल्डिंग खरीदी है, तो बिजनेस की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होता है। हाई रिस्क है, जब पैसा ज़्यादा है तो रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इरिवर्सिबल डिसीजन है, यानी एक बार आपने डिसीजन ले लिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। डिसीजन वन टाइम डिसीजन है, एक बार डिसीजन ले लिया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो हमने मीनिंग को बिल्कुल सिंपल वे से क्लैरिफिकेशन करा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इम्पॉर्टेंट है ये। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को हमने 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करा, ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन। ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस में, अगर फर्म मार्केट में पहले से एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस। इसमें 3, 4, 5 तरीके के डिसीजन आते हैं। रिप्लेसमेंट डिसीजन,
modernization decision, expansion decision, diversification decision, set up of a new business. On the basis of firm's existence में replacement decision, modernization decision, expansion decision, diversification decision, set up of a new business. और on the basis of decision situation, mutually exclusive, accept और reject, complementary या contingent decision. वैसे तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता होगा, रिप्लेस करना, मॉडर्नाइजिंग न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जाना, एक्सपेंशन बिजनेस को बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन एक लाइन से दूसरी लाइन की ओर जाना, लेकिन हम इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट यानी कि हर एसेट की अपनी कुछ ना कुछ लाइफ होती है और एक लाइफ के बाद वो एसेट या तो प्रोडक्शन कम करती है, प्रोडक्शन कम होने लगता है उस एसेट से, या फिर वो एसेट रिपेयर ज़्यादा मांगने लग जाती है, यानी उस एसेट के ऊपर हमारा खर्चा ज़्यादा होने लग जाता है। तो पुरानी एसेट को रिप्लेस करना क्या कहलाता है? रिप्लेसमेंट डिसीजन। क्योंकि हर एसेट की अपनी कुछ ना कुछ लाइफ होती है और उसकी लाइफ खत्म होने की, जैसे आप कभी डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया होगा अपने +1 में, तो जब आप एसेट खरीदते हो तो उसी टाइम पर ही आप पता करते हैं, आपको एसेट की लाइफ पता होती है, तो उससे 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एसेट की लाइफ हम पहले से जब भी खरीदते हैं उस टाइम पर ही क्या कर लेते हैं? एस्टिमेट कर लेते हैं। तो हर एसेट की अपनी लाइफ है, उस लाइफ के बाद उस एसेट को रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे कि कार है, पुरानी हो जाए तो खर्चा मांगने लग जाती है, ऐसे कहते हैं। बाइक है, पुरानी हो जाए तो बहुत खर्चा मांग रही है, अब इसे बेच दो, तो नहीं खरीद लो। तो डिसीजन क्या कहलाया? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन क्या है? रिप्लेसमेंट डिसीजन। जैसे बिजनेस के पास मशीन ए है, 10 साल तक यूज़ करी, उसके बाद उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा होने लगा तो रिप्लेस करने का डिसीजन लिया। मशीन बी हो गई या मशीन सी हो गई, वो डिसीजन क्या कहलाएगा? रिप्लेसमेंट डिसीजन कहलाएगा। सेकेंड है मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। मॉडर्नाइजेशन डिसीजन यानी एक बिजनेस को क्या होना पड़ता है? चेंज होना पड़ता है डिमांड के चेंज होने के साथ। जो प्रोडक्ट 1960 में बिकता था वो प्रोडक्ट आज नहीं बिकेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ साथ लोगों की डिमांड भी चेंज हो रही है, तो डिसीजन क्या कहलाता है? मॉडर्नाइजेशन डिसीजन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1990 में आपने कोई फैक्ट्री सेटअप करी, ठीक है, 1990 में कोई फैक्ट्री सेटअप करी शर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। 1990 में जो शर्ट्स बिकती थी, क्या वो 2021 में भी सेम तरीके की शर्ट्स बिकती है? नहीं बिकती। 1990 में आपने फैक्ट्री सेटअप करी, तब लोग अधिकतर ना वाइट शर्ट्स या प्लेन शर्ट्स पहनने का रिवाज था, लेकिन आज के टाइम पर प्रिंटेड शर्ट्स पहनते हैं लोग, कलरफुल शर्ट्स पहनते हैं। तो यानी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ साथ बिजनेस को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यानी मॉडर्नाइजेशन डिसीजन यानी पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, और इसके लिए अगर बिज़नेस ऐसा नहीं करता तो बिज़नेस मार्केट से क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। तो इसे कहते हैं ऑब्सोल्यूट, यानी पुरानी चीज़ें ऑब्सोल्यूट हो गई है और नई चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो डिसीजन है वो हमारा मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। थर्ड डिसीजन है एक्सपेंशन डिसीजन। एक्सपेंशन यानी एक्सपेंड करना बिजनेस को। डिसीजन क्या कहलाता है? एक्सपेंशन डिसीजन। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने एक फैक्ट्री लगा रखी है शर्ट्स की हरियाणा में, अच्छी सक्सेसफुल हो गई बिजनेस की वो फैक्ट्री। अब बिजनेस चाहता है अपने आप को एक्सपेंड करना। यहाँ पर सक्सेस होने के बाद ही बिजनेस ने क्या करा? एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया। वो एक नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी नोएडा के अंदर, ठीक है, सेम शर्ट्स की ही। देखो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करा, पहले भी शर्ट की थी और अब भी क्या करा? शर्ट की फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करा। वन मोर फैक्ट्री कहीं और एस्टेब्लिश करी, किसी और सिटी में एस्टेब्लिश करी, वो क्या कहलाता है? एक्सपेंशन डिसीजन कहलाएगा। अब एक्सपेंशन डिसीजन भी बिजनेस सोच समझ के लेता है कि नोएडा में कौन सी जगह पर एस्टेब्लिश करनी है, बिल्डिंग कौन सी होनी चाहिए, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस इन सभी चीज़ों का सही तरीके से सिलेक्शन नहीं करता तो बिजनेस यहाँ पर हो सकता है बिजनेस यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर फेल हो जाए। फोर्थ है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि डाइवर्सिफाई करना बिजनेस को। जैसे एक फैक्ट्री लगा रखी है शर्ट्स की फैक्ट्री है। अब आपने क्या करा? शर्ट्स की फैक्ट्री है, सक्सेसफुल हो गई, आपने क्या करा? एक और नई फैक्ट्री लगा दी किसी और प्रोडक्ट की, जैसे कि शर्ट्स की थी, पैंट्स की लगा दी, ट्राउजर्स की लगा दी। तो यानी आपने अपनी प्रोडक्ट लाइन को क्या करा? इंक्रीज करा। वो क्या कहलाता है? डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन कहलाएगा। लास्ट है सेटअप ऑफ ए न्यू बिजनेस। सिंपल सा है, नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना, वो क्या कहलाता है? सेटअप ऑफ अ न्यू बिजनेस। तो ये हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन में 3 तरीके के बताए मैंने आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, और थर्ड क्या हमारा? कॉन्टिजेंट।
सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दिया था कि कार परचेज करनी है, ठीक है, कार परचेज करनी है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा था कि बिजनेस ने आपने अपने पर्सनल लाइफ से एग्जांपल लिया था कि कार लेनी है, सीडैन की लेनी है, हैचबैक की लेनी है। आपने डिसीजन लिया हैचबैक की लेनी है। अब इसमें कौन सी लेनी है? एसयूवी लेनी है। एसयूवी में हुंडई की लेनी है या मारुति की लेनी है? हुंडई की लेनी है तो क्रेटा, मारुति की लेनी है तो ब्रीजा। तो अगर आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। आपने डिसाइड करा कि मारुति की हमें क्रेटा लेनी है, ठीक है, मारुति की क्रेटा ली। अगर आपने ये एक्सेप्ट करा तो दूसरा क्या हो गया? ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। ऑटोमेटिकली इस डिसीजन पे क्या लग गया? क्रॉस लग गया। तो वो डिसीजन क्या कहलाते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। एक डिसीजन को एक्सेप्ट करने से दूसरा डिसीजन ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाता है। व्हेन वन डिसीजन इज एक्सेप्टेड अदर डिसीजन इज रिजेक्टेड, वो क्या कहलाता है? हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। इंडिपेंडेंट डिसीजन होते हैं, एक डिसीजन का दूसरे डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो डिसीजन क्या कहलाते हैं? हमारे एक्सेप्ट या रिजेक्ट डिसीजन कहलाते हैं। 4 डिसीजन हो सकते हैं, चारों के चारों एक्सेप्ट कर ले, 4 में से 3 एक्सेप्ट कर ले, 4 में से 2 एक्सेप्ट कर ले, कोई भी डिसीजन दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, वो डिसीजन क्या कहलाता है? हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में आप और आपके पापा, ठीक है, आपको कॉलेज जाना है, आपके पापा को ऑफिस जाना है। आपको कॉलेज जाना है, आपके पापा को ऑफिस जाना है। आपके पापा कहते हैं कि मैं कार लेके जाऊंगा, आप कहते हो कि मैं कार लेके जाऊंगा। फिर ये डिसाइड हुआ कि आपके पापा कार ले लेंगे और आप ले लोगे स्कूटी या बाइक। तो आप अगर आपके फादर अगर ऑफिस जाने के लिए कार लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके कॉलेज जाने के लिए बाइक या स्कूटी कैंसिल हो जाएगी, इसका ये मतलब नहीं है। तो दोनों प्रपोजल एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों प्रपोजल इंडिपेंडेंट है। अगर वन एक्सेप्ट करा इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे को रिजेक्ट करेंगे, हो सकता है दूसरा थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन अगर वन एक्सेप्ट करा तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि दूसरे को रिजेक्ट किया जाता, दोनों के दोनों ऑप्शन को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो वो डिसीजन क्या कहलाता है? हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। बोथ प्रपोजल आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर इफ वन इज एक्सेप्टेड। अगर एक एक्सेप्ट कर लेते हो इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप दूसरे को रिजेक्ट करोगे। वन प्रपोजल की एक्सेप्टेंस दूसरे प्रपोजल की रिजेक्शन को इफेक्ट नहीं डालती। अब मैं आपको सारे के सारे नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल से बता रही हूँ, कार के एग्जाम्पल से या शर्ट्स के एग्जाम्पल से, तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक हो जाता है हमारा ये। लास्ट है हमारे कॉन्टीजेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन। कॉन्टीजेंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन, जब आप एक डिसीजन लेते हो तो दूसरा डिसीजन ऑटोमेटिकली लिया जाता है उसके साथ, उसके लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डिसीजन क्या कहलाता है? हमारा कॉन्टीजेंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने डिसीजन लिया कि कार लेनी है, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, कार लेनी है, वो सब हमने देख लिया कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी की लेनी है। अब कार लोगे तो इसके साथ ऑटोमेटिकली है कि आपको आरसी भी लेनी पड़ेगी, इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, पॉल्यूशन भी करवाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड एसेसरीज भी लगवानी पड़ेगी। तो ये डिसीजन कौन से? हमारे कॉन्टीजेंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन। एक प्रपोजल के एक्सेप्ट होने से बाकी प्रपोजल ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाते हैं, वो डिसीजन क्या कहलाता है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन या कॉन्टीजेंट डिसीजन कहलाता है। तो आज हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया कैपिटल बस्टिंग। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजी मीनिंग में मैंने आपको बताया। इसमें डिसीजन जो है ये इंपॉर्टेंट है, पेपर एग्जाम्स में आ जाता है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आता है, जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, उसके अंदर आ जाता है शॉर्ट्स में जो लिखने होते हैं आपको। तो इसको आप अच्छे से स्टार्ट कीजिएगा, फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे। थैंक यू।